वेरी गुड आफ्टरनून फ्रेंड्स। मेरा नाम भरत कात्यायन है। आप एस्ट्रो ई शॉप के प्लेटफॉर्म पे हैं, फेसबुक पेज पे हैं। और लास्ट हम लोगों की बात लास्ट थर्सडे को हुई थी, जिसमें हम लोगों ने वैदिक एस्ट्रोलॉजी पे बात की थी। आज हम लोग जिस टॉपिक पे बात करने वाले हैं वो है कॉन्फ्लिक्ट मैनेजमेंट। कॉन्फ्लिक्ट मैनेजमेंट एक बहुत ही ऐसा टॉपिक है जिसको हर इंसान अपनी लाइफ में एक्सपीरियंस तो करता है कॉन्फ्लिक्ट्स को, बट शायद हमें ये नहीं पता कि हम उससे बाहर कैसे आए। इट्स अ वेरी डीप टॉपिक। 1 घंटे का सेशन मुझे नहीं लगता कि इट इज अ जस्टिस कि मैं 1 घंटे में आपको पूरा कॉन्फ्लिक्ट मैनेजमेंट सिखा सकूं, पर हाँ, हम लोग उसकी कुछ एक छोटे से ग्लिम्स को समझ सकते हैं। तो लेट्स स्टार्ट विद द वेरी बेसिक्स। एक बार थोड़े और लोग जुड़ जाएं हम लोगों के साथ, तब मैं बेसिक टॉपिक पे आना शुरू करूंगा। तब तक हम लोग बात करते हैं कि क्या है कॉन्फ्लिक्ट मैनेजमेंट और क्यों इसकी जरूरत है। फ्रेंड्स, बहुत बार ऐसा होता है कि हम लोग लाइफ में किसी ऐसी सिचुएशन पे होते हैं जहां हम या तो खुद को जवाब नहीं दे पाते। जैसे आपने अभी अभी अपना कॉलेज खत्म किया और आपने बीबीए किया है और घर में जरूरत है कि आप जॉब करें, बट आपका मन है कि आप आगे फर्दर एजुकेशन पढ़ें। सो इट्स अ कॉन्फ्लिक्ट। कॉन्फ्लिक्ट का हमेशा मतलब ये नहीं होता कि कोई लड़ाई है। इट इज मोर अबाउट विरोधाभास, एक चीज जिसमें हमारे दिमाग में ए ऑप्शन भी है, बी ऑप्शन भी है, सी ऑप्शन भी है। तो हम किस ऑप्शन को चूज करें और कैसे चूज करें, क्या पैरामीटर्स होने चाहिए कि हम एक पर्टिकुलर ऑप्शन चूज करें। उसके बाद कॉन्फ्लिक्ट मैनेजमेंट में एक बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट होता है पर्सनल लाइफ का। जैसे हमारे फैमिली से या हमारे फैमिली के किसी मेंबर से या हमारे बहुत अच्छे किसी क्लोज फ्रेंड से अगर हमारी लड़ाई होती है, या अगर लड़ाई नहीं होती तो मान लो बहुत छोटे छोटे टॉपिक्स भी एक कॉन्फ्लिक्ट होते हैं। जैसे अगर मेरे दोस्त को क्रेटा लेनी है और मैं चाहता हूँ वो क्रेटा ना ले, वो कुछ और ले, देन ऑल्सो इट्स अ कॉन्फ्लिक्ट। या फिर एक कॉन्फ्लिक्ट ये भी हो सकता है कि अगर मुझे पता है कि मेरे फ्रेंड के लिए रोज एक्सरसाइज करना जरूरी है और फिर भी वो एक्सरसाइज नहीं कर रहा, और मैं उसे अगर कुछ कहता हूं अपने फ्रेंड को एक्सरसाइज करने के लिए और वो बुरा मान जाए, तो ये भी एक कॉन्फ्लिक्ट है। घर में कई बार ऐसा होता है कि आपने अपने घर में कहा कि आज मैं दाल मखनी खाऊंगा और घर में बन गया राजमा। ये एक छोटा सा कॉन्फ्लिक्ट है। ये सारी छोटी छोटी चीजें हैं जिनका बड़ा ही अमेजिंग कॉन्फ्लिक्ट, जिसे कहते हैं, एक अलग अलग टाइप के कॉन्फ्लिक्ट्स क्रिएट होते रहते हैं। बट कभी कभी ये जो कॉन्फ्लिक्ट्स हैं ये बहुत ज्यादा सीरियस क्रिएट हो जाते हैं। एक छोटी सी बात, आप कहते हैं यार मैंने सिर्फ इतना कहा था कि आज मुझे राजमा नहीं खाना, और उसमें घर में बवाल खड़ा हो गया। ये हो गया पर्सनल लाइफ का तिल का ताड़ बनना। वैसे ही दूसरा कॉन्फ्लिक्ट आता है जब आप प्रोफेशनल लाइफ में कॉन्फ्लिक्ट झेलते हैं। जैसे आप एमबीए, फॉर एग्जांपल एमबीए करने के बाद आपने सोचा मैं जॉब करूं या मैं बिजनेस करूं, सो इट्स अ कॉन्फ्लिक्ट। या फिर अगर मान लीजिए आपने बिजनेस खोला, तो बिजनेस में आपने अपना, अगर कंप्यूटर इलेक्ट्रॉनिक्स का गुड्स का आपने प्रोजेक्ट बिजनेस डाला, तो आपने जिस आदमी से टाई अप किया कि वो आपके लिए रिपेयर करेगा और वो आदमी टाइमली डिलीवरीज नहीं दे रहा, देन अगेन इट्स अ कॉन्फ्लिक्ट। ये छोटी छोटी चीजें हैं। अब ये कोरोना के बीच में हम लोग कॉन्फ्लिक्ट मैनेजमेंट का टॉपिक क्यों लेकर आए? फ्रेंड्स, बहुत ही अमेजिंग सा फैक्ट बताता हूं मैं आपको। जैसे यूएनडीपी होता है, वैसे एक हैप्पी इंडेक्स ऑफ अ कंट्री, एक स्केल होता है जिसमें इंडिया इस समय बहुत नीचे है। अगर मैं बात करूं, शायद हम लोग, वैसे तो हमारी रैंक इज 178, बट कितनी कंट्रीज हैं उतनी डिटेल में जाने से अच्छा है उससे हमें बहुत ग्रो करना है हैप्पी इंडेक्स में। जिसे कहते हैं स्वीडन कंट्रीज आर वेरी गुड इन हैप्पी इंडेक्स। क्यों हमारे यहाँ वो हैप्पी इंडेक्स क्यों नहीं है? और काफी हद तक हम और आप शायद ये जानते हैं कि हैप्पी इंडेक्स, अगर बात कर रहे हैं लेमैन लैंग्वेज में, कि अगर मैं खुश हूं तो हमारे देश का हैप्पी इंडेक्स बढ़ेगा। और हैप्पी इंडेक्स बढ़ाने के लिए जरूरी क्या है कि हमारे आसपास जो एनवायरनमेंट है वो हमारे अकॉर्डिंग हो। बट एवरीबडी can't be exactly the way you want. Everybody can't react the way you want. तो ऐसा क्या है उन देशों में जहां का
हैप्पी इंडेक्स बहुत है। और ऐसा क्या है कि इंडिया का हैप्पी इंडेक्स इतना कम है? उसका सबसे बड़ा कारण है दोस्तों कॉन्फ्लिक्ट मैनेजमेंट की कमी। हमारे देश में एजुकेशन सिस्टम बहुत स्ट्रांग है बट लेबोरियस है। हमारे यहाँ जॉब्स की कमी है और कोरोना में जॉब्स बहुत ज्यादा लोगों की जा रही हैं। ये वो एस्पेक्ट्स ऑफ लाइफ है जिनकी वजह से कॉन्फ्लिक्ट क्रिएट हो रहे हैं। कोरोना सिर्फ हमें हेल्थ पे इंपैक्ट नहीं कर रहा, वो हमारी मेंटालिटी, वो हमारे सोचने के नजरिए के तरीके पे, हम कैसे सोचते हैं, हमारा नजरिया है, उस सब पे इंपैक्ट कर रहा है। सो आई थिंक अब जब काफी सारे महीने बीत चुके हैं, हम सब लॉकडाउन के अंदर हैं, कई सारे लोग लॉकडाउन से बाहर हैं, कई लोग ऐसे हैं जिनके शहर में लॉकडाउन नहीं है फिर भी वो डर के मारे शहर में नहीं निकल रहे हैं। कई लोग हैं जिनको डर ही नहीं है, वो बाहर निकल रहे हैं। जैसे एक आजकल व्हाट्सएप पे जोक चल रहा है कि देयर आर टू सेट्स ऑफ पीपल, हु आर आउट इन कोरोना एंड दे थिंक पीपल इनसाइड हाउसेस आर स्टूपिड, एंड सेकंड पीपल हु आर इनसाइड द हाउस दे फील पीपल आउटसाइड दे आर स्टूपिड। तो हर किसी के लिए दूसरे व्यक्ति की गलती देखना बहुत आसान होता है। किसी को भी गलत कह देना, अपने आप को सही कहना इस दुनिया का सबसे आसान तरीका है। सो आई थिंक बहुत सारे लोग हम लोगों के साथ जुड़ चुके हैं और हम लोग एक ऐसी जगह पे आ गए हैं इस फेसबुक लाइव के मुकाम पे जहां हम लोग अपने टॉपिक को स्टार्ट कर सकते हैं। हाय गाइस, वंस अगेन फॉर न्यू पीपल हु हैव जॉइंड मी, आई एम भरत कात्यायन। And for next 40 to 30 minutes, you will be with me and I will tell you how you can achieve what you want to achieve in your life. आप वो कैसे पा सकते हैं अपने जीवन में जो आप पाना चाहते हैं, जिसको पाने के लिए आपको वो छोटी छोटी प्रॉब्लम्स को इग्नोर करना है जो बहुत बड़ी प्रॉब्लम्स हमें लगती हैं, राइट? सो लेट्स टॉक अबाउट कॉन्फ्लिक्ट मैनेजमेंट। दोस्तों, जैसे इस वीडियो की स्टार्टिंग में मैंने आपको कहा, दो टाइप के कॉन्फ्लिक्ट होते हैं, पर्सनल, प्रोफेशनल। पर्सनल लाइफ हम सब जानते हैं, हमारे घर वाले, हमारे फ्रेंड्स, हमारी जो भी कम्युनिटी है, उसमें पर्सनल लाइफ में आता है आपके बारे में, व्हिच इज कॉल्ड माई सेल्फ। सेकेंडली रिलेशंस, हमारे रिश्ते। उसके बाद हमारा सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है प्रोफेशनल कॉन्फ्लिक्ट्स। प्रोफेशनल कॉन्फ्लिक्ट्स में सेल्फ एंड अदर्स। सेल्फ क्या है, प्रोफेशनल सेल्फ, प्रोफेशनल अदर्स क्या है, इस सब पे हम बात करेंगे। जब हम कॉन्फ्लिक्ट मैनेजमेंट को पूरी अच्छी तरह समझ जाएंगे तो हम लोग इसके आगे बात करेंगे कि हमें इसे सॉल्व कैसे करना है, हमें इसे आगे कैसे बढ़ाना है, या हमें इसका रास्ता क्या है, राइट? तो हम लोग टेक्निक्स की बात करेंगे टू मैनेज इट। एक सेकेंड फ्रेंड्स, मैं अपने फेसबुक को खोल लूं जिससे मुझे आप लोग के रिस्पॉन्सेस दिख सके। मुझे मेरे पेज पे मेरा लाइव नहीं दिख रहा। में आकर इसमें एक्चुअली मुझे कमेंट्स नहीं दिख रहे। विवेक जी, क्या तुम इस पे खोल सकते हो? आई एम सॉरी गाइस, आपने पहली वीडियो में भी देखा था, आई एम नॉट अ वेरी एप्पल टेक्निकल गाय, बट डेफिनेटली मैं इस पे भी आऊंगा कि Facebook is not something which we have to take very seriously. It is one of the basic reasons of our conflicts.
ग्रेट। ओके गाइस, सो अब हम लोग आते हैं कॉन्फ्लिक्ट मैनेजमेंट के सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट पे, पर्सनल लाइफ पे। अब पर्सनल लाइफ में हम लोग अपनी कॉन्फ्लिक्ट्स को डिवाइड कर लेते हैं एज ग्रुप में। जैसे फ्रॉम 1 to 5 आई वोंट से कि हमें उसमें किसी बच्चे को कॉन्फ्लिक्ट मैनेजमेंट सिखाने की जरूरत है, बट बाय द टाइम अ किड इज 5, जब बच्चा 5 साल का हो जाता है, he can understand, he can react, he actually stimulates everything which is around. वो हर चीज को अपने अंदर जज्ब करता है, हर चीज को समझता है और उसके हिसाब से लोगों को जवाब देता है. So by 5 to 10, then from 10 to 20, then 20 to 45, and 45 to 60. These are the simple age limits, age bars, जिसमें पर्सनल लाइफ प्रॉब्लम्स को हम लोग समझ सकते हैं. 5 से 10 साल के बच्चे को कोरोना के बीच में बाहर जाने को नहीं मिल रहा, वो घर में है लगातार. जितनी ज्यादा फिजिकल एक्टिविटी बच्चों की हो रही थी, मैं इस समय उन लोगों से बात कर रहा हूं जिन लोगों के बच्चे छोटे हैं, जिन लोगों को घर में अपने बच्चों को कैसे एंगेज रखना है. एक ये बहुत बड़ा टॉपिक है. तो इसको समझने के लिए हम बात करते हैं एज 5 to 10 के बीच में. यहां पे बेसिकली, और एक इंपॉर्टेंट बात, बाय 20 वी हैव ओनली पर्सनल कॉन्फ्लिक्ट्स, वी डोंट हैव एनी प्रोफेशनल कॉन्फ्लिक्ट्स. बेसिक इंडियन सोसाइटी की अगर बात करें, 5 से 10 साल के बच्चे को जितनी फिजिकल एक्टिविटी चाहिए होती है, वो एक्टिविटी ना मिलने की वजह से उसके ब्रेन के अंदर जो बेसिक डोपामीन, बेसिक आपके सेरोटोनिन और मेलाटोनिन का जो बैलेंस होना चाहिए, वो नहीं क्रिएट होगा. तो ऐसा हम क्या करें? ये आई एम सॉरी, मैं बड़ी टेक्निकल लैंग्वेज में चला गया, सेरोटोनिन मेलाटोनिन ब्ला ब्ला ब्ला, लेट्स फॉरगेट दैट. हम ऐसा क्या करें कि हमारे दिमाग के अंदर जो केमिकल्स हैं, वो एक ऐसा प्रॉपर बैलेंस क्रिएट करें कि बच्चे चिड़चिड़े ना हो, इरिटेट ना हो. फर्स्ट ऑफ ऑल, आप अगर 5 से 10 साल के बच्चे को मेडिटेशन के बारे में फोर्स करेंगे, शायद वो ना करे. कुछ बच्चों का बड़ा इंटरेस्ट होता है जो अपने दादी बाबा के साथ बैठकर मेडिटेशन करते हैं, पर काफी बच्चे ऐसे होते हैं जिन्हें कुछ और करना है. तो फर्स्ट थिंग फॉर देम इज यू हैव टू लिसन टू देम. आपको उन्हें सुनना है. फर्स्ट हैबिट, टू हेल्प अ यंग लैड, अ यंग गर्ल टू गेट आउट ऑफ एनी कॉन्फ्लिक्ट. अब इनके कॉन्फ्लिक्ट बड़े छोटे छोटे होते हैं कि वो बाहर नहीं जा पा रहे, आइसक्रीम नहीं खा पा रहे, चॉकलेट नहीं खा पा रहे, या फॉर दैट रीजन वो अपने दोस्तों के घर नहीं जा पा रहे, स्कूल में अपनी खेल कूद नहीं कर पा रहे. तो यू हैव टू क्रिएट अ मेंटल एनवायरनमेंट जहां उन बच्चों को ये लगे कि वो खुश हैं या वो फिजिकल एक्टिविटी कर पा रहे हैं. सो यू हैव टू स्टार्ट फिजिकल इंडोर गेम्स. देखो, आप और हम कुर्सी से कूदेंगे तो चोट लगेगी, पर बच्चों को आपको घर के अंदर हर्डल रेस करानी चाहिए. छोटी छोटी चीजें. बी सेफ. आई एम नॉट सेइंग कि आप बहुत ज्यादा एकदम हवा में कूदो, ये वो नहीं, बट बी सेफ. हर्डल रेस कराइए, स्पून रेस कराइए. ऐसी चीजें एटलीस्ट 2 घंटे अपने बच्चों को दीजिए जिसमें आप पर्सनली इन्वॉल्व हो, और एज एन एडल्ट आप उन बच्चों को वो एक्टिविटी करा सकें अपने सुपरविजन में जो आप उन्हें शायद स्कूल में उनके टीचर के सुपरविजन में कराते. सेकेंड, वी कम टू 10 to 20. इट इज द मोस्ट, आई वुड से, ग्रुप ऑफ सेट ऑफ पीपल जो मेरे पास आते हैं, मुझसे कंसल्ट करते हैं, मेरे साथ अपना टाइम स्पेंड करते हैं, अपने सेशंस लेते हैं. 10 से 12 साल के उम्र के बीच में एक बहुत कॉमन फिलॉसफी है, मी वर्सेस यूनिवर्स. जो 10 से 20 साल के बच्चे हैं, उन्हें लगता है कि मैं अकेला हूं और मेरे माँ बाप, मेरा स्कूल, मेरे सब लोग मेरे अगेंस्ट हैं. तो ऐसी सिचुएशन में यू हैव टू अंडरस्टैंड वन थिंग कि एरा इज चेंजिंग. 10 से 12 साल के बच्चों की, 10 से 20 साल के बच्चों की जो नीड्स थी, अब वो हर साल बदल रही हैं, वो हर रोज बदल रही हैं. अब 10 साल का बच्चा जितना कंप्यूटर टेक्निकल सैवी है, उतनी शायद हम और आप बिल्कुल नहीं थे अपने जमाने में. सो फर्स्ट थिंग यू हैव टू अंडरस्टैंड इज द साइकोलॉजी ऑफ योर चाइल्ड. आपको यह समझना है कि वो आपसे क्या उम्मीद करता है.
हमें ये लगता है कई बार कि हमने अपने बच्चों को, देखो वो दौर खत्म हो गया। एक दौर था जब हम लोगों के बचपन में हमें लगता था कि मम्मी पापा ने हमें अच्छे स्कूल में डाला है, हमें अच्छे से पढ़ना है, अच्छे से अचीव करना और निकलना है। आज के बच्चे, फॉर देम education is a basic need that every parent should fulfill. That is the kind of mindset they have. अब मैं इसके डिटेल में नहीं जाऊंगा कि सोसाइटी कैसे बदल रही है। I won't go on the society renaissance and all those big topics. 10 से 12 साल के बच्चों को सबसे ज्यादा जो चीज चाहिए वो है आपका टाइम। और मुझे लगता है ये पर्टिकुलरली जो कोरोना का टाइम है ये बेस्ट है। This is the best time you can sit with them. But मान लीजिए अगर आप अपने बच्चों से बात ही नहीं करते थे या आप उनसे उतनी बात करते थे जिसमें वो उनसे आप पूछते थे खाना खाया कि नहीं खाया, और आप अचानक से अपना आप आज जाए और बोले कम चाइल्ड लेट्स सिट एंड टॉक, आओ बच्चों हम लोग बैठ के बात करें, तो शायद आपसे बच्चे अटैच ना कर पाए। शायद बच्चे सोचे ये क्या हो गया पापा को या मम्मी को आज अचानक से। So you have to build it. How will you build it? Don't interfere in their personal life. सबसे इंपॉर्टेंट बात है, आजकल हम लोग को लगता है शायद हम बच्चों के फेसबुक पे होंगे, इंस्टाग्राम पे होंगे, हम उनकी पर्सनल लाइफ में होंगे, हमें पता होगा वो कैसा फील कर रहा है, हम उस हिसाब से उन्हें गाइड कर पाएंगे। नो, फर्स्ट थिंग दैट आई हैव लर्न फ्रॉम माय फादर इज, मेरे पिता मेरे रूम में आने के पहले भी जब मैं बहुत छोटा था तब भी नॉक करके पूछते थे भरत क्या मैं आ जाऊं। एंड मोर ओवर उन्होंने आज तक मुझे भरत नहीं कहा, ही ऑलवेज कॉल मी भरत जी। सो द काइंड ऑफ रिस्पेक्ट दैट माय फादर गिव मी, जिस तरीके की इज्जत मुझे मेरे पिता से मिली, सेम वही इज्जत मैं ना चाहते हुए भी, मैं कितना भी अपनी जिंदगी में परेशान हूं, कुछ भी हूं, मैं अपने पिता को इज्जत दूंगा। क्यों? इट इज अ बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ लाइफ, यू विल गिव व्हाट यू गेट, राइट, एंड यू विल गेट व्हाट यू विल गिव। तो मुझे मेरे पिता क्योंकि बहुत प्यार और इज्जत से बात करते थे, तो ऑटोमेटिकली बचपन से मेरे दिमाग में, तो हमारे दिमाग में सब कॉन्शियस, निया कॉन्शियस, सुप्रा कॉन्शियस, बहुत सारे लेवल्स हैं। मैं किसी दिन आपको लेवल्स ऑफ ब्रेन पे आपको बहुत अच्छा सा टॉपिक लेकर आपको समझाऊंगा, बट आज ये समझ लीजिए सब कॉन्शियस माइंड में हर वो चीज रजिस्टर होती है जो कॉन्शियसली हम कभी ध्यान नहीं देते। जैसे फॉर एग्जाम्पल अभी आप जैसे बहुत सारे लोग हो ऑनलाइन, अगर मैं आपसे बोलूं कि थिंक ऑफ अ नंबर, आई चैलेंज 90% लोगों ने इस समय 7 सोचा। क्यों? दैट इज साइकोलॉजी। 7 is a number which everybody thinks if आपका IQ is on an average level. above average level वाले हमेशा 5 नंबर सोचते हैं, और सबसे अमेजिंग लोग वो होते हैं जिनका नंबर होता है 1। इस सब IQ और साइकोलॉजी में बाद में जाएंगे। तो हम लोग वापस अपने टॉपिक पे आते हैं। 10 से 12 साल के बच्चों को आपका टाइम चाहिए, वो टाइम आपको उन्हें सोच समझ कर देना है कि आपको उनकी किस बात में इंटरफेयर करना है। जैसे अगर मैं अपने एग्जाम्पल्स को अगर मैं साइड रख दूं और मैं बात करता हूं उन लोगों की जो मेरे पास आते हैं, वो कहते हैं यार मेरे पापा मुझसे पूछे बिना मुझे बताते ही नहीं, अचानक से अपनी पार्टी रख लेते घर पे, मुझे फ्रेंड्स के घर जाना था। सो दैट इज वन थिंग कि बच्चों को ये बात समझनी चाहिए कि माँ बाप के साथ आपको अलाइन होकर चलना है। बट आज के जमाने में थिंग्स आर चेंजिंग। आई एम नॉट टेलिंग यू कि आप अपने बच्चों से पूछकर अपना शेड्यूल तय करें, बट मैं आपसे सिर्फ इतना कह रहा हूं कि अगर आपको अपने घर पार्टी रखनी है, एटलीस्ट टॉक टू योर किड्स। जब आप ये करेंगे तो अपने आप बच्चे आपके पास आके आपको बोलेंगे पापा मैं कल, या मम्मी मैं कल अपने दोस्तों के साथ घूमने जाना चाहता हूं या घूमने जाना चाहती हूं, आपका कोई प्लान तो नहीं है। When you will align yourself with your kids will align with you. So time for 5 to 10 is physical needs. Now the most crucial 20 to 45. हमारी शादी नहीं हो रही, हमारी गर्लफ्रेंड नहीं है, या गर्लफ्रेंड हमें छोड़ गई, 1.5 साल से ज्यादा गर्लफ्रेंड नहीं रहती है ना। बहुत सारे प्रॉब्लम्स है लड़कों के। लड़कियों की बात करें तो जो लड़का पसंद है वो प्रपोज नहीं करता, पर जो पसंद नहीं है वो प्रपोज करता है, राइट। ऐसे कॉन्फ्लिक्ट्स होते हैं बहुत सारे, ये लव के हो गए। आई वोंट गो इन डिटेल ऑन दैट, बट डेफिनेटली वील कवर इट सम अदर डे। पर आज हम पर्सनल कॉन्फ्लिक्ट्स ऑफ 20 to 45 में अगर बात करते हैं तो वो सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक अगर है
तो उसका कारण ये है कि ये वो एज ग्रुप है जो इंडिया का लेबर फोर्स है, जो इंडिया का सिस्टम चलाने वाली ताकत है, यूथ ऑफ इंडिया। तो उस यूथ ऑफ इंडिया की प्रॉब्लम क्या है, हम कम से कम 12 घंटे रोज बाहर थे घर से, आज हम हर वक्त घर में। हम इतना ज्यादा घर में हैं कि हम अपनी पर्सनल लाइफ, अपनी पर्सनल ग्रूमिंग, अपने पर्सनल स्टफ के साथ समय नहीं दे पा रहे। हो क्या रहा है, जैसे अगर मैं बात करूं, जो लोग शादीशुदा हैं उनकी लाइफ बहुत सॉर्टेड है, दे आर रियली हैप्पी, बट उनमें भी एक सेक्टर है जिसमें वाइफ कहती है कि कम से कम ये ऑफिस जाते थे वो 8 घंटे तो मैं तसल्ली से घर पे थी, या वो हस्बैंड बोलते थे कि यार कम से कम 8 घंटे तो मैं अपनी वाइफ से दूर था। तो हर टाइप के लोग हैं, हर टाइप के कॉन्फ्लिक्ट्स हैं। अब इन सब कॉन्फ्लिक्ट्स को मैनेज कैसे करना है, हम इस पे आगे चलेंगे। आई एम गिविंग यू द ब्रीफ ऑफ एवरी काइंड ऑफ कॉन्फ्लिक्ट। नाउ 40 to 60, 45 to 60, ये एज ग्रुप सबसे डिसेंट एज ग्रुप है, जिस एज ग्रुप के लोगों को इस समय लिटरली घर में रहकर सबसे ज्यादा खुशी मिल रही है। They were the people जिन्होंने सारी लाइफ हार्ड स्ट्रगल किया, अपने लिए समय नहीं मिल रहा था। एटलीस्ट इस कोरोना में दे आर होम, दे आर एबल टू गिव टाइम टू देयर किड्स, एंड फॉर देम किड्स आर दीज 20 to 45 एज के लोग। तो इन्हें उनके साथ रहने का समय मिल रहा है। जैसे एक है मिस्टर वर्मा जो मेरे क्लाइंट हैं, ही इज अप्रोक्सीमेटली 57। तो आजकल वो फोन पे जब मुझसे बात करते हैं, ही साउंड मच मोर एक्साइटेड, वो लाइफ से ज्यादा खुश हैं, बट उनकी नई कॉन्फ्लिक्ट्स क्रिएट हो गई। होता क्या है, जब पापा लोग ज्यादा घर पे होते हैं, मम्मी लोग ज्यादा घर पे होते हैं, या अगर आप जॉइंट फैमिली में हैं तो बाकी लोग जब ज्यादा घर पे होते हैं, तो हम लोगों ने जो एज प्रोग्रेशन बाय 10 to 30 जो लाइफ में अपने आप के अंदर चेंजेस लाए होते हैं कि हमारा वर्क स्टाइल ये है, हमारा स्लीपिंग पैटर्न ये है, तो जब घर पे ज्यादा बड़े लोग रहते हैं तो उनको प्रॉब्लम होती है कि तुम ऐसा क्यों कर रहे हो, बिकॉज व्हाट दे आर सेइंग इज नॉट रॉन्ग। बट हम लोगों ने अपनी लाइफ को जैसा ग्रो कर लिया है, जैसा चेंज कर लिया है, वो अपने आप में बहुत अलग था। तो अलग अलग टाइप की कॉन्फ्लिक्ट्स की अगर अब मैं बात करूं, तो ये सारी थी छोटा सा एक डिस्क्रिप्शन फॉर पर्सनल लाइफ। इस सारी पर्सनल लाइफ के अंदर अगर मान लीजिए मैं ये कहता हूं कि आप, अब मैं स्पेसिफिक टॉपिक्स उठाता हूं। लेट्स टॉक अबाउट पीपल who are in between the age of 20 to 50. They have problems in their married lives. They have problems in their personal life in a sector which is called मेरी वाइफ से नहीं बन रही, या मेरे हस्बैंड से नहीं बन रही, and they are not trying to listen to me. मतलब हमें ऐसा कई बार लगता है हमें मौका नहीं दिया गया बोलने का। एक आर्ग्यूमेंट शुरू हुआ और सामने वाले ने अपनी बात कही, अपना गुस्सा सामने व्यक्त किया, और उसके बाद मैं अपनी बात नहीं कह पाया। तो इस सारी सिचुएशन के लिए मैं आपको सबसे पहली जो टेक्निक दूंगा, दैट इज कॉल्ड स्पाइक टेक्निक। स्पाइक स्पाइक क्या होता है? कोई भी चीज अचानक से आए और आपको लगे, दैट इज स्पाइक। सो अगर मान लीजिए आपको ये पता चलता है कि आप अपनी लाइफ में आपके बहुत ज्यादा आर्ग्यूमेंट्स हो रहे हैं, आपके आसपास लोग आपसे ज्यादा नाराज होते हैं, या आप लोगों से ज्यादा खुश नहीं हैं, तो दिस इज द एग्जैक्ट टाइम जब आपको लोगों से ज्यादा अपने ऊपर ध्यान देने की जरूरत है। अपने ऊपर ध्यान देने का मतलब क्या है कि मान लो ए ने मुझसे बोला कि माय टोन व्हेन आई सेड समथिंग वाज नॉट वेरी नाइस, और मुझे लगता है कि मेरी टोन बिल्कुल ठीक थी। सो आई फर्स्टली आइदर आई इग्नोर दैट पर्सन, और अगर मान लो सामने वाला फिर भी मुझसे लड़ता है, तो क्या होता है, मैं उससे उल्टा लड़ता हूं। तो स्पाइक टेक्निक इज एन इमेज दैट यू क्रिएट इन योर माइंड, कि आप किसी भी कॉन्फ्लिक्ट के बीच में अगर दो लोग घमासान लड़ रहे हैं, तो उसमें आप अपने आप का व्यवहार कैसा रखना चाहते हैं। क्रिएट एन इमेज इन योर ब्रेन, यू हैव टू इमेजिन। देखिए जैसे मैगी है, वो बनाने के लिए आपको 2 मिनट लगते हैं, लेकिन उसके प्रोसेस में बहुत टाइम लगता है, राइट?
वैसे ही स्पाइक टेक्निक ऐसी टेक्निक है जो प्रैक्टिस करने के बाद आपको 2 मिनट में आप उसको इस्तेमाल कर सकते हो, लेकिन उसे प्रैक्टिस करके उस लेवल तक लाना पड़ता है। तो आप अपने ब्रेन में एक इमेज बनाओ कि अगर मुझसे कोई सामने से लड़ता है, सो आई विल स्माइल एंड आई विल नॉट रिएक्ट। करेंगे कैसे? लेट मी टेक दिस चेयर। बैठिए एकदम आराम से, रिलैक्स योरसेल्फ, क्लोज योर आईज, count till 10 in your brain, from 10 to 1. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Take at least 5 deep breaths. Now think of an image of yourself. एक अपने बारे में ऐसे पल को याद करिए जब आप सबसे ज्यादा खुश हैं। हो सकता है वो आपका 10th का रिजल्ट हो सकता है वो आपके फादर के साथ पहली बिजनेस मीट पे आप गए थे, वो हो सकता है आपने पहली जब आपको सैलरी मिली हो। व्हाटएवर, पूरी दुनिया में वो जो भी चीज है जो आपके दिमाग में सबसे पहले आपको खुश करती है, आप उस चीज को सोचिए। अपने ब्रेन के आगे वाले हिस्से पर, फ्रंटल पे, अपने गुस्से वाले मुंह को रखिए और अपने दिमाग के पीछे एक तेज धार जैसी चीज के साथ सोचिए अपने दिमाग के पीछे आप अपनी खूब खुश वाली एक इमेज सोचिए। Keep thinking of your happy image. Then count till 10, and the moment you reach on 1, you snap your finger, और जो आपकी खुश वाली इमेज है वो आपके फ्रंटल लोब पे आके, फ्रंटल ब्रेन पे आके आपके चिपक जाएगी। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. So if you keep doing this every day, if you practice this at least 5 times in a day, ये एक ऐसी टेक्निक है, स्पाइक टेक्निक, जिसको अगर आप सबने मेरे साथ फॉलो किया होगा तो आप लोग देखेंगे कि अभी आपके दिमाग में एक सटलनेस, एक कामनेस आई है। क्यों? बिकॉज वी डोंट सिट एंड थिंक। हम कभी भी सोचते नहीं। हम लोग जब भी याद करते हैं, हमारे लाइफ में जब भी कॉन्फ्लिक्ट होता है, उसके 2 कारण होते हैं। फर्स्ट इज आवर मेमोरी, सेकेंड इज आवर इमेजिनेशन। सो व्हाट इज दिस? हम लोगों की जो अपनी खुद की ताकत है चीजें याद रखने की, हम बहुत सारी नेगेटिव बुरी बातें याद रखते हैं, जो समय समय पर कोई आदमी अगर दिखा तो हमें तुरंत याद आ जाता है कि इस आदमी ने मुझे ये बुरा कहा था, और वो फटाक से मेरे सामने आ जाता है। और जब मुझसे ये कहा जाता है कि इस आदमी से आप अच्छे से बर्ताव करो, तो हम अपनी उस मेमोरी की वजह से इमेजिनेशन में चले जाते हैं, विच इज आवर फ्यूचर। मेमोरी इज आवर पास्ट, इमेजिनेशन इज आवर फ्यूचर। हम अपनी इमेजिनेशन, अपने फ्यूचर में चले जाते हैं कि मैंने आज इससे अगर बहुत अच्छे से बात कर ली, हो सकता है कल ये मुझे हर्ट कर दे। डोंट यूज इट यार, डोंट यूज योर मेमोरी, डोंट यूज योर इमेजिनेशन। Stay focused in that particular situation if you want to actually get away from any conflict. तो ये स्पाइक टेक्निक हमारे अच्छी मेमोरी को हमारी इमेजिनेशन से कनेक्ट करने का एक तरीका है। So this is one technique which is very important to manage your life in your personal conflicts or whether in your professional conflicts. आपकी कोई भी कॉन्फ्लिक्ट है, अगर आप अपने को ट्रेन कर सके, अपने आप को ट्रेन कर सके कि किसी भी मूवमेंट, किसी भी क्षण आप अपने अंदर की फीलिंग को स्नैप ऑफ अ फिंगर यू कैन चेंज इट। कुछ लोगों को स्नैप करने से ज्यादा अपने फिंगर्स को टच करना। आप कभी गौर करिए, वर्ल्ड के जितने भी अच्छे नेगोशिएटर्स हैं,
वो कई बार आप देखेंगे, या आपने फॉर एग्जाम्पल मोदी जी को देखे, दिस इज कॉल्ड एंकर टेक्निक। एंकर टेक्निक में क्या होता है कि जैसे मोदी जी कई बार बात करते करते तो दोनों हाथ को टेबल पर रख देते हैं। हैव यू नोटिस्ड? नहीं किया तो उनके आगे के भाषणों में देखिएगा। और जब भी वो टेबल पे हाथ रखते हैं उसके बाद जब शुरू करते हैं, सो ही गोज ऑन टू अ नेक्स्ट लेवल ऑफ हिज स्पीच। वो अलग ही स्पीच पे चले जाते हैं, अलग ही प्लेन पे। तो वो है अपने आप को एक एक्शन से, जैसे आप अपने आप को इस एक्शन से एसोसिएट कर सकते हैं, किसी भी एक्शन से एसोसिएट कर सकते हैं। एक मोमेंट को याद करिए, दैट इज स्पाइकिंग एन इमोशन इन योर ब्रेन थ्रू आइदर एंकरिंग, थ्रू एसोसिएशन, डिसएसोसिएशन। देयर आर मेनी अदर टेक्निक्स, बहुत ज्यादा टेक्निक्स है, पर कैसे करना है वो निर्भर करता है हमारे ऊपर, हम किस टेक्निक को एक्सेप्ट करते हैं। घर में बैठे हैं, बहुत यू ऑल कैन प्रैक्टिस वन थिंग, कि आप अपने आप को किसी एक सिचुएशन में रखकर, मान लीजिए अगर घर में आपके बहुत शोर है और आप बेस्ट है, उस शोर को 2 मिनट के लिए हेडफोन लगाइए और अपने आप को याद करिए जब आप सबसे ज्यादा पीसफुल मोमेंट में थे। जस्ट थिंक, एंड माइंड यू, इमेजिनेशन इज द बेस्ट पावर। जस्ट थिंक कि आप पूरी शांति में, फोकस योरसेल्फ एंड वॉट एवर योर ट्रिगर इज, चाहे आपने स्नैप ऑफ फिंगर को स्पाइक का ट्रिगर रखा है, क्लैप को रखा है, थप को रखा है, जिसको भी रखा है, डू दैट। एंड इन नेक्स्ट 3 months, 3 महीने में, आई गारंटी यू, अगर आप रोज 5 बार इसे प्रैक्टिस करते हैं तो 3 महीने बाद ये आपका एटीट्यूड अपने आप सबकॉन्शियस माइंड में चला जाएगा। कि जैसे ही कोई भी कॉन्फ्लिक्ट हुआ, जैसे ही आपको लगता है कि कोई बात जिससे आपका मूड अच्छा नहीं होगा या जिससे आप लड़ सकते हैं, अपने आप ब्रेन विल स्टार्ट गिविंग यू अ हिंट बाय एनी क्लैप, बाय एनी चुटकी, कुछ भी, स्नैपिंग। तो ये स्पाइक टेक्निक आपके लिए बेस्ट है। अब लेट्स कम बैक टू अ सिचुएशन जहां पे स्पाइक भी काम नहीं कर रहा दोस्तों। मान लो इतनी भयंकर लड़ाई हो गई कि आपने उस समय तो स्नैप करके अपना मूड अच्छा कर लिया, बाहर आ गए, लेकिन दी अदर पर्सन, मान लो आपकी लड़ाई हो गई और जहां पे बाकी 2-3 लोग हैं, इनमें से आप तो खुश हो गए स्नैप फिंगर यूज करके, आपने अपना दिमाग बहुत सेट कर लिया, बट सोनू अभी भी गुस्सा है, सोनू इज नॉट हैप्पी। तब क्या करोगे? आपको मोनू, ये सोनू और ये टोनू, ये 3 दोस्त थे, लड़ाई हो गई, टोनू ने भी ठीक कर लिया अपने आप को, मोनू ने भी ठीक कर लिया, अब सोनू बचा है, ही इज स्टिल एंग्री। क्या करेंगे आप? So let's come back to a very beautiful thing which is called association disassociation. ये क्या है? हम लोगों ने, कई सारे लोगों ने इस थ्योरी को सुना है, या लोग हमसे कई बार लड़ते हैं तो बोलते हैं कि आप अपने ही नजरिए से मत सोचिए, दूसरे के नजरिए से भी सोचिए, राइट? या कई बार जब आप किसी से लड़ते हो तो आप बोलते हैं अगला तो सिर्फ अपने बारे में सोचता है। एग्जैक्टली इसी चीज को साइकोलॉजी ने एसोसिएशन डिसएसोसिएशन का नाम दिया। ये एक ऐसी टेक्निक है जो हम लोगों को बर्ड व्यू देती है एक पूरी सिचुएशन की। आप जब किसी सिचुएशन में होते हैं तो आप इस सिचुएशन को अपने दृष्टिकोण से देख रहे हो, इसका और इसका पॉइंट ऑफ व्यू आपने नहीं सोचा, सोनू और टोनू के बारे में आपने नहीं सोचा, राइट? तो बेस्ट क्या है? डिसएसोसिएट योरसेल्फ फ्रॉम द प्रेजेंट सिचुएशन। ठीक है, बहुत बड़ी सिचुएशन हो सकती है, कुछ भी हो सकती है, फ्रॉम अ लैंड डील टू अ स्क्रैप डील टू योर पर्सनल लाइफ प्रॉब्लम, एनी प्रॉब्लम। जैसे ही हम इससे डिसएसोसिएट होते हैं और फ्रॉम आवर एंगल वी ट्राई टू लुक एवरीबॉडी, कि इसने क्या कहा, मैंने क्या कहा, इसने क्या कहा, मैंने क्या कहा, इसने क्या कहा। ह्यूमन साइकोलॉजी की सबसे बड़ी प्रॉब्लम यह है कि हमारा दिमाग परसीव करता है। जैसे अगर मोनू को यह लगता है कि सोनू ने चोरी की और सोनू ने अगर चोरी नहीं की है और वो लाइफ में अब 100 बार भी समझाए तो भी मोनू यही सोचेगा कि चोरी की गई है। तो हम में से कोई भगवान नहीं है,
जो ये जान सके कि एक्चुअली में किसी इवेंट में क्या हुआ था। पर हम में से हर एक आदमी के पास एक एबिलिटी है, वो ये टू सी थिंग्स डिफरेंटली। अब मैं आपसे ये नहीं कह रहा कि आप किसी अपने जिसको पता है कि किसी ने आपके साथ बहुत गलत किया, आप उसे माफ कर दो, बट मैं आपको सिर्फ ये कह रहा हूं कि कॉन्फ्लिक्ट और कॉन्फ्लिक्ट को दूर करने के लिए एक आपको ऐसा रास्ता हम बताएंगे जिससे आप इमीडिएट रिलीफ ले सकते हैं, अपनी हेल्थ को अच्छा रख सकते हैं, अपने आप को खुश रख सकते हैं। एंड व्हेन यू आर हैप्पी यू कैन डू समथिंग फॉर योरसेल्फ एंड अदर्स। अगर आप बुरे मूड में हैं, आप सोनू को हमेशा चोर कह रहे हैं, तो आप आगे चल के हो सकता है उससे कभी अच्छे से लाइफ में रह ना पाए। बट माइंड यू, एक ही लाइफ है, एक लाइफ में हर आदमी हमेशा किसी से नाराज रहे या नाराज ना रहे, 130 करोड़ की जनता है, उसे कोई फर्क नहीं पड़ता। बट व्हाट इफ दैट पर्सन इज इनटू योर फैमिली? तो सबसे जरूरी चीज क्या है, हमें यह समझना है कि अब जब मोनू ने सोनू को कुछ कहा, तो क्या उसने ऐसा कुछ कहा जो सोनू को ज्यादा बुरा लग सकता था? You want me to cover that? Okay. So there's a topic in which I have, मतलब इसी के बीच में मुझे कुछ कंट्रोवर्शियल चीजों को लेना है। मैं एक्चुअली में अगर बात करूं इस टॉपिक पे, इसको कंप्लीट करके आई कम बैक टू दैट, कि जब भी मोनू कोई ऐसी चीज सोनू को कहता है तो सोनू अपने आप को हर्ट फील कर रहा है। जब कोई हर्ट फील करता है तो उसको ये नहीं पता होता वो किस लेवल तक क्या कह गया। सो इट इज अ रिएक्शन टू एवरी वर्ड, राइट? बट होता क्या है, किसी भी कॉन्फ्लिक्ट का सबसे अच्छा पैटर्न, उसे बड़ा कॉन्फ्लिक्ट बनाने का यही होता है कि आपने कुछ कहा, अगले ने कुछ कहा, आपने कुछ कहा, अगले ने कुछ कहा, और बम्बार्ड। गिव इट अ ब्रेक। द मोमेंट यू रियलाइज कि दैट यू हैव एंटर्ड इनटू अ कॉन्फ्लिक्ट, आप किसी से लड़ने लगे हो, सबसे इंपॉर्टेंट चीज है गिव इट अ ब्रेक, कॉल इट ऑफ। आप इसे कहते हैं क्लिंग टेक्निक। अब क्लिंग टेक में क्या होता है, जैसे ही मोनू को यह महसूस हुआ कि सोनू ने चोरी की है, या सोनू ने कुछ गलत किया है, या सोनू हैज डन समथिंग व्हिच इज नॉट वेरी हैप्पी और व्हिच इज नॉट वेरी नाइस और गे, तो यू क्लिंग इट। क्लिंग होता है, उसमें आप क्या करते हो, फॉर 10 मिनट्स यू डोंट से एनीथिंग, यू जस्ट सिट and you don't think anything. This is the most beautiful part. I challenge each and every viewer कि अगर आपका कभी किसी से झगड़ा हो जाए, तो अगर आप उस पूरी सिचुएशन में बोलना बंद कर दो और आप सोचने लगो एक नीले हाथी के बारे में, तो ट्रस्ट मी 10 मिनट बाद आप खुद ही भूल जाएंगे कि कॉन्फ्लिक्ट किस बात का था। कई लोग मुझसे एग्री नहीं करते इस बात के लिए, लेकिन when you start the process of cling, now I'll tell you how to do this cling. You sit, rub your hands, start rubbing them, और सामने आपके कोई भी जो भी प्रॉब्लम है, एंड आई सीरियसली टेल यू, चाहे वो इतनी बड़ी प्रॉब्लम है कि आपका बॉयफ्रेंड आपको डिच करके किसी और के साथ भाग गया है, या आपकी गर्लफ्रेंड आपके अलावा किसी और के साथ है, अगर इतना बड़ा भी इशू है तो भी दिस टेक्निक कैन एक्चुअली हेल्प यू टू ओवरकम ईच एंड एवरी इमोशनल स्ट्रेस। स्टार्ट रबिंग योर हैंड एंड कीप रबिंग फॉर 10 मिनट्स एंड जस्ट ट्राई टू लिसन टू द रब। ये जो आवाज आ रही है ना, खस 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 खस, आंख बंद करके बस इसको सुनो फॉर 10 मिनट्स। हमारे ब्रेन में एक जगह होती है ओवल गैंग्लिया। ओवल गैंग्लिया एक ऐसा पार्ट है हमारे ब्रेन का जो एकदम बीच में है, जिसके अंदर
पिट्यूटरी ग्लैंड है जिससे कनेक्टेड है। तो ये ओवल गैंग्लिया क्या करता है, जब भी इसको कोई भी रबिंग की आवाज सुनाई देती है, आप गौर करिएगा 90% टू 100% लोगों के साथ एक बहुत अमेजिंग चीज होती है, अगर वो ट्रेन की आवाज सुनते हैं घस 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 या आ रही की, तो उन्हें नींद आ जाती है या वो एक ट्रांस में चले जाते हैं। तो ये जो स्टेट ऑफ ट्रांस है ये हमारे उस ब्रेन के पार्ट की वजह से होता है जो स्टिमुलेट होता है एक रबिंग की आवाज से। सो व्हेन यू रब योर हैंड्स तो एक स्टिमुलेशन जाता है ब्रेन में कि शायद मैं जो भी कर रहा था उससे इंपॉर्टेंट कोई चीज आ गई। एंड व्हाट हैपेंस इज यू जस्ट फॉरगेट ऑल द इमोशंस, जो भी आपके दिमाग में इमोशन चल रहे हैं सारे खत्म हो जाते हैं। दिस इज द ओनली एंड ओनली टेक्निक जो आपको जीरो इमोशन स्टेट में ले जाती है। जीरो इमोशन स्टेट ऐसा इकलौता स्टेट है जो आपको क्लियर हेड देता है कि आप ऐसी किसी भी सिचुएशन के बारे में सोच सकें, समझ सकें और सही डिसीजन ले सकें। तो अब अगर मैं बात करूं कि लाइफ में कई सारी ऐसी चीजें होती हैं जो काफी कंट्रोवर्शियल होती हैं, जैसे अब मेरी लाइफ में एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम आ जाए कि मेरी वाइफ है, उसका किसी और से अफेयर हो जाए, या किसी का हस्बैंड है उसका किसी और से अफेयर हो जाए, और या फिर इससे भी भयंकर मान लो कोई आदमी मुझे चीट करके मेरा सारा बिजनेस का पैसा चुरा ले जाए। डूड, इट्स अ कॉन्फ्लिक्ट जिसपे हर आदमी को लगता है कि इसे तो कोई कंट्रोल ही नहीं कर सकता। आई टेल यू वन वेरी नाइस थिंग, सबसे अमेजिंग होता है किसी भी सिचुएशन में जब हम लोग होते हैं, व्हेन वी आर एट दिस पॉइंट, हमें यही पॉइंट और यही प्रॉब्लम सबसे बड़ी लगती है। आप किसी थर्ड ग्रेड के स्टूडेंट से पूछो कि बेटा मैथ्स डिफिकल्ट है क्या, बोलेगा सेकंड से ज्यादा थी, थर्ड से ज्यादा थी, फोर्थ से ज्यादा है, फोर्थ में जाएंगे तो ज्यादा हो जाएगी। हम जहां होते हैं हमारी वही समस्या सबसे बड़ी है। अब जब कोई मेरे बिजनेस का सारा पैसा लेके भागा तो उसके पीछे गलती किसकी थी? अगर आप गलतियां ढूंढोगे तो आप सोल्यूशन कब ढूंढोगे? आर यू एबल टू अंडरस्टैंड? हम और आप अगर ये ढूंढने लगे कि मिसअप्रोप्रिएशन कहां हुआ कुछ भी होने के साथ, तो हम लोग अपने अंदर ही एक इमोशन में चले जाते हैं जिसमें हम डीपर एंड डीपर हम डूबते जाते हैं। तो सबसे पहले हमें क्या करना है, हमें जेस्चर हिंट करना है। सो क्लिंग टेक्निक, देन जेस्चर हिंट। आप कभी देखो, आई एम सॉरी मैं ये बात बहुत ब्रूटली कह रहा हूं, बट जब आप पार्टी कर रहे हैं, क्लबिंग में होते हैं, तो आपका सिर ऊपर, छाती बाहर, नाच रहे होते हैं जोर जोर से, राइट? लेकिन अगर आप किसी की डेथ पे होते हैं तो शोल्डर्स डाउन होते हैं, आप उदास होते हैं, सिर नीचे होता है, आंखें नम होती हैं, आवाज भी भारी हो जाती है। क्यों? अब ये हमारा इमोशनल जेस्चर है बॉडी का, ये पोजीशनिंग ऑफ आवर बॉडी है। जेस्चर हिंट एक बहुत ही अमेजिंग सी टेक्निक है जिसको आप इस्तेमाल कर सकते हो। जैसे ही आपको लगे आप बहुत डिप्रेशन में, चेंज योर बॉडी लैंग्वेज, स्टैंड अप, हाथ पैर को एकदम हिलाओ, ट्विस्ट एंड टर्न योरसेल्फ, पंप योरसेल्फ, रब योर हैंड्स, क्लिंग देम टाइट, और उसके बाद लंबी सांस लेके चेस्ट आउट, हेड अप, बस कीप योरसेल्फ in this position for 2 minutes. This is called gesture hint. हम जैसे ही स्लाउची से ऐसे होते हैं तो हमारे ब्रेन में एक सेंसरी नर्व के थ्रू पीछे से एक मैसेज जाता है कि डूड सिचुएशन हैज चेंज्ड। हमारे ब्रेन को नहीं पता चल रहा कि हमारे सामने कोई मरा हुआ है या हमारे सामने कोई पार्टी कर रहा है। हमारे बॉडी के जेस्चर से ब्रेन अडैप्ट करता है कि हमारे को कैसा भाव लाना है। जैसे एक एक्सपेरिमेंट हुआ, एक आदमी को बोला गया कि मैं तुम्हें सांप से कटवा रहा हूं। इट वॉज इन 1980s बाय
पेंसेट्रोलो करके एक नाम था, मुझे एग्जैक्टली नाम नहीं याद, उसको उन्होंने सांप के बजाय चूहे से काटा उस आदमी को, एंड दैट पर्सन डाइड, और उसकी बॉडी में स्नेक पॉइजन मिला। तो स्नेक पॉइजन कहां से आया? सीरियसली हमारा ब्रेन इतना ज्यादा ताकतवर है कि हम जो परसीव करेंगे, हम जो सोचेंगे वो सच हो जाएगा। दैट थिंग विल हैपन। अब इसी चीज को सबसे बेसिक तरीके से अगर समझें, जेस्चर हिंट। हम लोग जैसे ही अपनी बॉडी को पंप करते हैं, हम अपने आप एक ऐसे इमोशनल चेंज में चले जाते हैं जिससे हम लोग किसी भी सिचुएशन को हैंडल कर सकते हैं। सो देयर आर मेनी थिंग्स जिस जगह हम लोगों को ये जेस्चर हिंट बहुत मदद कर सकता है। वी आर गोइंग फॉर एन इंटरव्यू, पर्सनल लाइफ है, प्रोफेशनल लाइफ में हम अपने इंटरव्यू में जा रहे हैं, हम ऐसे झुके हुए बैठे हैं, कॉन्फिडेंस की कमी है, तो मोमेंट यू आइदर यू हैव टू यूज द टेक्निक ऑफ स्पाइक। जस्ट थिंक ऑफ एन इमोशन, स्नैप अ फिंगर, यू विल गेट द कॉन्फिडेंस। आपके अंदर एक ताकत, एक कॉन्फिडेंस आएगी, आप कॉन्फिडेंस के साथ अपना इंटरव्यू दे सकते हैं। अगर आपको लगता है इसमें बहुत टाइम लग रहा है, जेस्चर इज एन इंस्टेंट टेक्निक। स्पाइक विल टेक एटलीस्ट 3 months। स्पाइक टेक्निक हो गई, क्लिंग टेक्निक हो गई, ये सारी वो टेक्निक्स हैं जिनमें आपको प्रैक्टिस करना है 3-4 महीने, 5 महीने, इमोशंस के साथ अपने सोचना है, इमेजिनेशन का इस्तेमाल करना है। बट जेस्चर वो इंस्टेंटली इफेक्ट करता है। जेस्चर हिंट इज 90% of the best people, they use gesture technique, from Jeff Bezos to anybody। ये gesture technique ऐसी टेक्निक है जो हर कोई अपनी लाइफ में इस्तेमाल कर रहा है। They change their way of standing, they change their way of smiling, they change their way of looking। Seriously, अगर आप किसी चीज को गुस्से से अपनी आईब्रोज डाउन करके देख रहे हैं, बहुत प्रॉब्लम है, तो ब्रेन को जाता है एक मैसेज कि कुछ सीरियस है। The moment that goes off, आपके आईब्रो सीधी हो जाती है, नॉर्मल हो जाती हैं, हमारे ब्रेन को इंस्टेंट एक मैसेज जाता है कि थिंग्स आर नॉर्मल, थिंग्स आर गोइंग गुड। तो ये कुछ टेक्निक्स थी जिनके बारे में मैंने आपसे बात करी, जेस्चर टेक्निक, और इन सब टेक्निक्स का इस्तेमाल करके आप अपनी इस कोरोना टाइम के ड्यूरिंग अपने अंदर होने वाले उन इमोशनल स्ट्रेस को बहुत मैनेज कर सकते हो। अगर आप चाहो तो किसी भी कॉन्फ्लिक्ट को, अब लोग कहते हैं कि आर्ग्यूमेंट हो गया, तो किसी भी आर्ग्यूमेंट के 2 फेज होते हैं। फर्स्ट व्हेन इट स्टार्ट्स, राइट, एंड सेकंड व्हेन इट ड्रॉप्स। बट सबसे कांस्टेंट चीज होती है इन सब में इमोशन। व्हेन अ कॉन्फ्लिक्ट स्टार्ट्स, उसी के साथ हमारा इमोशन भी बढ़ रहा होता है, हमारे इमोशन का क्वांटम बढ़ रहा होता है। इमोशन चेंज नहीं होता, उसका क्वांटम चेंज होता है, और जब वो ड्रॉप करता है तो वो अपने पीक पे होता है वो इमोशन। अब इस चीज को समझने के लिए सबसे अच्छा तरीका क्या है कि अगर आप अपने इमोशन को बैलेंस करना चाहते हैं, उसे आप वेव आउट नहीं होने देना चाहते, तो किसी भी कॉन्फ्लिक्ट के अंदर सबसे पहली चीज जो आप ढूंढिए कि आप अगर इस आर्ग्यूमेंट को जीतना चाहते हैं, माइंड यू, इफ यू वांट टू विन एन आर्ग्यूमेंट, you have to understand the emotional balance of the other person। आपके सामने जो भी आपसे आर्ग्यू कर रहा है वो क्यों कर रहा है, उसकी प्रॉब्लम क्या है, वो हमसे नाराज क्यों है। इतने सारे क्वेश्चंस में जाओ ही मत। डोंट थिंक आपने किसी को जाके जोर से थप्पड़ मार दिया तो उसके अंदर सिर्फ एक इमोशन है, गुस्सा, राइट। सिमिलरली जब भी आपसे कोई लड़ने आया है, वो किसी भी कारण हो सकता है, वो पर्सनली आपसे हर्ट है, हो सकता है वो आपने उससे कोई उसकी चीज ऐसी ले ली जिसकी वजह से वो आपसे नाराज है, बट वन थिंग इज फॉर श्योर, वो आप पे गुस्सा है। अब इफ द अदर पर्सन इज एंग्री, एक केमिस्ट्री का सिंपल सा रूल होता था जब हम लोग 9th में थे, हमने आपने सबने पढ़ा है, किसी चीज में एसिडिटी ज्यादा हो जाए तो उसमें अल्कलाइन मिला दो। अब अगर आपको कोई भी आर्ग्यूमेंट जीतना है तो जीतने के लिए यू हैव टू अंडरस्टैंड कि आपको
alkaline बनना होगा. You have to neutralize the situation. Always remember, इंसान में और जानवर में सिर्फ एक डिफरेंस है, हम बोल सकते हैं और बोलकर अपनी बात को एक्सप्रेस कर सकते हैं. So any conflict, if you want to win that conflict, two things that you have to do. दो बेसिक चीजें. Stay calm. आप स्टे काम आप या तो क्लिंग टेक्निक से करिए, चाहे जेस्चर हिंट से करिए, चाहे स्पाइक से करिए, किसी भी टेक्निक से करिए आप. You have to calm yourself. After staying calm, you have to reason. Now, how will you reason a person? Just imagine कि आप किसी से बहुत ज्यादा लड़ रहे हैं, या कोई आपसे आके बहुत ज्यादा लड़ रहा है, या कोई आपको लगातार चिल्ला रहा है आपके ऊपर. क्या आप उससे रीजन पूछ सकते हैं? नो. एंड हम सब की सिचुएशन ना उस गरम पतीले जैसी होती है लड़ाई के दौरान, जिसे बहुत देर से गैस पे रखा हो, और जैसे ही उसमें दूध डालो वो छन 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 करके उछलने लगता है. राइट? हम सबके इमोशंस वैसे ही हैं. हम सब लोग हीटेड होते हैं. द मोमेंट समबडी कम्स एंड फाइट, हम सब इतने फ्रस्ट्रेटेड हैं, कोरोना में फ्रस्ट्रेटेड हैं, जॉब से फ्रस्ट्रेटेड है, लाइफ में फ्रस्ट्रेटेड है, कि वी रिएक्ट, वी बम्बार्ड आवरसेल्फ. डोंट डू दैट. स्टे काम, स्टे फोकस्ड टू द सिचुएशन. यू हैव टू डील विद इट. यू कैन नॉट रन, you have to deal with it, and to deal with it you have to stay very very strong at it. I am not saying to take anybody's shit. मैं आपसे ये नहीं कह रहा कि कोई आपको कुछ भी कह जाए और आप सुनते रहिए, नहीं. मैं आपसे सिर्फ इतना कह रहा हूं कि किसी भी कॉन्फ्लिक्ट को समझने के लिए, जीतने के लिए आप इतनी सारी टेक्निक्स में से कोई भी टेक्निक यूज करके, और भी कम से कम 500 तरीके की अलग अलग टेक्निक्स हैं which I can teach you. If you come, I'll teach you very good techniques. But अभी इस सेमिनार में मैंने जैसे आपको जो टेक्निक्स बताई हैं, चाहे क्लिंग हो, चाहे जेस्चर हो, stay calm, then reason. How will you now? How will you reason it? For reasoning, the most important thing is you have to understand what and from which angle the other person is saying. And then after reasoning, the third most important thing is time. Take time according to yourself. किसी भी सिचुएशन में, किसी भी कॉन्फ्लिक्ट में जवाब देना जरूरी नहीं है. टेक योर टाइम. अगले का रीजन सुनो, रीजन सुन के अपना टाइम लो, 1 दिन, 2 दिन, 10 दिन, और उसके बाद उस बात को जवाब दो. सो दीज आर द थिंग्स जिनको हम अगर बात करें कि पर्सनल हो चाहे प्रोफेशनल लाइफ हो, ये हमारी इमोशनल क्वांटम, इमोशनल चीजों को लेकर चलती रही. राइट? अगर हम लोग प्योरली कॉन्फ्लिक्ट बेस्ड ऑन प्रोफेशनल लाइफ आते हैं, चाहे वो सेल्फ हो चाहे वो अदर्स हो. अब सेल्फ में क्या आता है? मैं बिजनेस करूं, मैं जॉब करूं. ओके, मैं कौन सा बिजनेस करूं, मैं कौन सी जॉब करूं? गाइस, हम कौन सा बिजनेस करें, इसमें 2 चीजें बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हैं. वन इज योर साइकोलॉजी एंड सेकेंड इज योर एस्ट्रोलॉजी. With my personal experience of around 12 years, I have seen one thing very clear. कि अगर इंसान, जैसे आपको ये पता है कि आपको मैथ्स बहुत पसंद है, आप मैथ्स बहुत अच्छा कर रहे हो, यू आर एक्सीडिंगली वेल इन मैथ्स. आपने सोचा आप एक्चुअल साइंस करो, या आपने सोचा आप इंजीनियर बन जाओ. आप इंजीनियर बन गए और बेस्ट ग्रेड्स के साथ बने. बहुत सारे लोगों के साथ होता है. बट जब वो प्रोफेशनल लाइफ में एज एन इंजीनियर जॉब करते हैं, so they don't get a job according to their wish, or they are not paid well, or they are not happy with the environment. तो जैसे मैंने लास्ट टाइम आप सबको बताया था कि कई बार क्या होता है कि हमारा सूर्य बहुत अच्छा है, उसकी वजह से हमारा मैथ्स तो अच्छा है, लेकिन क्योंकि हमारा बुध जो प्लैनेट है उसकी वजह से हमारे मैथ्स को करने की एबिलिटी तो है, पर उसका एप्लीकेबिलिटी हमारे 10th हाउस में, जो कि हमारा करियर का हाउस है, उसमें फिट नहीं बैठती.
सो दिस इज वन थिंग जो हम सब लोग चूक जाते हैं, जो हम सब लोग मिस करते हैं. In professional life, I would say the most important part to do anything, taking any decision, is you have to consult an astrologer. कि सर मेरी लाइकिंग्स, मेरी साइकोलॉजिकल लाइकिंग्स ये है, मैं इन चीज़ों को पसंद करता हूँ, मैं इन चीज़ों को से अपने आप को एसोसिएटेड महसूस करता हूँ. तो एक एस्ट्रोलॉजर आपको गाइड कर सकता है कि किस तरीके की चीज़ों को आपको करना है, किन चीज़ों से आपको ज़्यादा बेटर होगा और किन चीज़ों से आपको बचना चाहिए एस्ट्रोलॉजिकली. बट कमिंग टू द टॉपिक ऑफ कॉन्फ्लिक्ट, प्रोफेशनल लाइफ के कॉन्फ्लिक्ट्स में, पर्सनल में तो हो गया हमें किस फील्ड में जाना है, चलो हमने एस्ट्रोलॉजर से पूछ लिया, हम फील्ड में भी चले गए. उसके बाद भी बहुत बार ऐसा होता है कि मेरी अपने कलीग से नहीं बन रही या मेरी अपने बॉस से नहीं बन रही, बट माई जॉब इज गुड, आई एम वेल पेड, everything is good, environment is also good. There comes the attitude. वहां पे हमारे बिहेवियर की बात आती है, वहां पे बात आती है कि हम कैसे रिएक्ट करते हैं या हम किस तरीके से सिचुएशन को एनालाइज करते हैं. इन प्रोफेशनल लाइफ जो सबसे अच्छा तरीका है, क्योंकि देखिए पर्सनल लाइफ में तो बहुत सारी चीजें होती हैं. आप जब बर्ड या जेस्चर, जो बर्ड व्यू जैसे मैंने कहा, वो टेक्निक आप जब इस्तेमाल करते हो पर्सनल लाइफ में, तो ये भी हो सकता है कि आपको किसी के बारे में बहुत बातें नहीं पता, या हो सकता है आपके सामने जो लोग हैं उनमें से कुछ लोगों के बारे में उनके इंटरनल इंटेंशंस आपको नहीं पता. बट प्रोफेशनल लाइफ में इंटेंशंस बहुत क्लियर होते हैं और चीजें एकदम साफ होती हैं. सो बर्ड व्यू इज द बेस्ट टेक्निक फॉर योर पर्सनल प्रोफेशनल लाइफ. अगर मान लो आपका बॉस आपसे कहता है दैट यू आर नॉट डिलीवरिंग एंड यू फील दैट यू हैव बीन डिलीवरिंग वेरी वेल, तो या तो आपका कम्युनिकेशन अपने बॉस तक पूरा नहीं है, या तो आपका बॉस आपको कम्युनिकेट नहीं कर रहा कि आपने डिलीवरी कहां नहीं करी. राइट? तो इसे समझने के लिए यू हैव टू यूज a spiral technique. That's a communication technique which we use. Communication technique का इस्तेमाल conflict management में बहुत ज्यादा होता है. बहुत सारी, जैसे अभी मैंने आपको जो बहुत सारी पीछे टेक्निक्स बताई थी, वो पर्सनल लाइफ में इतनी सारी मैंने आपको इमोशनल टेक्निक्स इसलिए बताई क्योंकि पर्सनल लाइफ में इमोशंस आर व्हाट एक्चुअली टेकिंग द फर्स्ट सीट. जो हमारे ब्रेन में सबसे इंपॉर्टेंट चीजें होती हैं पर्सनल लाइफ को लेकर, वो इमोशन रिलेटेड है. लेकिन जब हम बात करते हैं प्रोफेशनल लाइफ की, तो स्पाइरल कम्युनिकेशन इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग. मैं यहां पे काम कर लूं जी. तो स्पाइरल, यू नो, एवरीबडी नोज अ स्पाइरल मूव्स लाइक दिस. व्हाट इज दिस टेक्निक? इफ यू अंडरस्टैंड, हमारे स्पाइरल्स में बीच में कनेक्शंस होते हैं. ये जो कनेक्शंस होते हैं, ये वो इंटरमीडिएरी या बिटवीन द लाइंस टॉपिक्स होते हैं, या बिटवीन द लाइंस वो कमांड होता है, जो कमांड हमारा बॉस या हमारे लोग हमें देना भूल जाते हैं, या हम अपने एंड से वो बातें देना उन्हें भूल जाते हैं. क्यों? क्योंकि जस्ट लाइक ए स्पाइरल, हमने अपना कम्युनिकेशन तो किया, बट उनका जहां से कम्युनिकेशन आया वो बीच में इंटरलिंक हो जाता है, और उस पॉइंट पे हमें लगता है शायद हमारी बात कम्युनिकेट हो गई, बट क्योंकि इट्स अ क्रॉस सेक्शन, बोथ वे कम्युनिकेशन, सो वो दोनों लोगों की कम्युनिकेशन पूरी नहीं हो रही. सो वी हैव टू यूज द स्पाइरल टेक्निक टू अंडरस्टैंड कि तुमने मुझे क्या कहा, मैंने तुम्हें क्या कहा, दोनों तरफ से क्या कमांड आया, या दोनों तरफ से क्या चेंज ऑफ स्टेटमेंट्स हुआ, और उसके बाद एनालाइज करना विद द हेल्प ऑफ बर्ड व्यू कि भाई एसोसिएशन डिसएसोसिएशन जिसे कहा जाता है साइकोलॉजी की लाइन में, कि डिसएसोसिएट योरसेल्फ फ्रॉम अ सिचुएशन, लुक फ्रॉम अदर्स पर्सपेक्टिव एंड फाइंड दोज pinpointed cross sections. These are called cross sections. Cross sections. So in professional life
you have to do disassociation from a situation and understand through spiral communication that what are these cross sections because of what you're not able to achieve what you want. So guys, I think today we have done a lot in communication, in conflict management, in anger management, in emotion management. Questions. And sorry? Some questions. We have questions? What to do avoid conflict in professional life? I think I've answered that. एक ही झगड़ा ध्यान केंद्रित नहीं हो पाता है, क्या करना चाहिए? ओके, सो विकी द पॉइंट इज, जैसे मैंने आपको बोला एक स्पाइक टेक्निक होती है. स्पाइक टेक्निक आपको इमीडिएटली किसी एक पोजीशन पे ले जाती है. सो यू कैन यूज दैट टेक्निक. अपार्ट फ्रॉम दैट यू कैन contact me personally. I'll give you a session, I'll talk to you and then we'll understand कि exactly आपकी प्रॉब्लम क्या है, आप क्यों नहीं कर पा रहे हो फोकस. देखो, फोकस ना कर पाने के कई कारण होते हैं. जैसे आपको ये लगता है कि कई बार आप कुछ करने बैठे या रात को आप सोने लगे तो दिमाग बहुत ज़्यादा चल रहा है, इट इज़ ऑक्यूपाइड. सो व्हाट यू हैव टू अंडरस्टैंड इज how to free your mind. when your mind is free, जब आपका दिमाग एकदम खाली होता है, जैसे मैंने आपको बता दिया क्लिंग टेक्निक, रबिंग, यू कीप रबिंग, आपका दिमाग खाली होता है. जब खाली होगा तो ऑटोमेटिकली आप बहुत ज़्यादा फोकस कर पाएंगे उस चीज़ पे जिस पे आप फोकस करना चाहते हैं. राइट? ओके सर, मैं कोई भी काम करने के लिए सोचता हूँ नहीं पाता नहीं, जिसकी वजह से मैं बहुत ज़्यादा टेंशन में रहता हूँ. ओके, दैट्स द सेम क्वेश्चन दैट विक्की हैज आस्क्ड. आई थिंक संतोष, व्हाट यू हैव टू डू इज यू हैव टू फोकस योरसेल्फ. फॉर फोकसिंग अगेन आई वुड से यू हैव टू फर्स्ट क्लियर योर हेड, यू हैव टू क्लियर योर माइंड, यू हैव टू अंडरस्टैंड व्हाट थॉट प्रोसेस इट इज गोइंग थ्रू. जो भी चीज़ें हो रही हैं तुम्हें पहले उससे डील करना पड़ेगा. मैं बिना सोचे समझे कुछ भी काम कर देता हूँ, क्या करना चाहिए मुझे? Okay, Shiv, I think your problem is very problematic. Actually में बहुत ज़्यादा problematic. क्योंकि अगर आप बिना कुछ भी सोचे समझे कर देते हो तो I think it is something good. क्योंकि अब मैं आपको जो कहूँगा आप शायद वो भी बिना सोचे समझे कर दो और उससे आपको बहुत फ़ायदा मिले. So do one thing from tomorrow morning, wake up. The moment you wake up, stand और खड़े होकर दोनों हाथों को अपने आंखों पे रखकर ऐसे एंड ट्राई टू फोकस इन बिटवीन योर आईब्रोज. बट खड़े खड़े करना है, ठीक है? लेट कर नहीं करना, बैठ के नहीं करना. सो व्हेन यू स्टार्ट फोकसिंग लाइक दिस यू विल फील लिटिल डिजी. टिल द मोमेंट यू डोंट फील डिजी, कीप ऑन फोकसिंग. इससे क्या होगा, हमारी बॉडी के अंदर जो हमारा वर्टिगो होता है वो हमारे बैलेंस को मैटर करता है. और जब हमारा बैलेंस इम्बैलेंस होता है तो हमारा ब्रेन स्टिमुलेट होता है चीज़ों के बारे में सोचने के लिए. तो जब आप सोचना शुरू करोगे तो अपने आप आपकी ये जो प्रॉब्लम है कि आप बिना सोचे समझे कुछ भी कर देते हो, तो ये अपने आप दूर हो जाएगी. Abhishek is my little brother. He has messaged me, hello sir, I will be 26 years old this year and I am yet to create a career. I want to do a lot for the people who have helped me in my life. How do I live my life? Okay, there is a simple way. Keep loving yourself, keep loving your family and keep thinking about your family. And one day you will realize that you have achieved many things in your life. Trust me, कोई भी करियर अगर आपको बिल्ड करना है, आपको ये समझना होगा कि उस करियर में आपको किसके लिए काम करना है. अपने लिए करना है, अपनी खुशी के लिए करना है या दूसरों के लिए. इन बातों को समझना, जानना, ये सारी चीज़ें, बहुत सारे टॉपिक्स हैं. हम लोग किसी दिन इन पर चर्चा करेंगे क्योंकि ये आज 1 घंटे का मुझे सेशन बोला गया था. सो नाउ ओके, विक्की अगेन, स्ट्रेस कम करने की कोशिश करते हैं जैसे आपने अभी बताया, बट वहाँ काम में लगे रह जाते हैं सर, एक ही जगह ध्यान केंद्रित नहीं कर पाते. Okay, I'll give you a small remedy for this.
there's a thing called watch clock. Watch clock is an habit which was developed by Pavlo. So Pavlo is one of the best psychologists that I have ever gone across. उन्होंने कहा कि अगर आपको लगता है आप किसी भी चीज़ पे फोकस नहीं कर पा रहे, आप किसी चीज़ को कुछ ज़्यादा ही टाइम दे देते हैं, या किसी भी चीज़ हमें ये लगता है कभी कभी आप उसमें बहुत ज़्यादा भूल गए, या आपको लगता है आप उसमें इंट्रोड्यूस कॉल्ड टाइम टेबल. योर वीडियो हैज़ बीन इंटरप्टेड, माय वीडियो हैज़ बीन स्टॉप्ड आई थिंक. ओके, सो बेसिक थिंग इज आप अपनी वॉच को देखें और लगातार 10 मिनट तक घड़ी के कांटे को टिक 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 करता हुआ देखते रहिए. हर सेकंड के साथ घड़ी को कॉन्टिन्यूसली देखिए. स्टार्टिंग में सिर्फ 3 मिनट करिए और इसको बढ़ाते बढ़ाते 10 मिनट तक करिए. जब आप घड़ी पे और उसकी टिक टिक पे कंसंट्रेट कर पाएंगे तो आप अपने आप किसी और चीज पे कंसंट्रेट करने की आपकी एबिलिटी बढ़ जाएगी. ओके, नाउ अभिनव पांडे, ही इज very dear to me, he's my elder brother. He says, hi sir, to increase confidence level tell me something. Sir, you are my elder, how can I tell you? But definitely to increase your confidence level you have to say I love you to your brother who's Bharat, and rest, you are the reason of my confidence. I think my 1 hour is complete, so I have to take a leave now. All the best everybody, thank you so much, and we'll be meeting soon on next Friday.